अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द न्यू। आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे अल्फाज जिनके बज़ाहिर मीनिंग तो एक जैसे होते हैं लेकिन इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हम उनको वही सेम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे उनमें फ़र्क है और कहाँ पे उन अल्फाज को इस्तेमाल करना है सही तरीके से सेंटेंस में। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो लफ्ज़ मैंने लिखा है कीप और पुट, दोनों के अगर हम मीनिंग देखें तो रखना है, लेकिन इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। वॉइस साउंड दोनों का मीनिंग आवाज़ है। लर्नड लर्नड, अब ये उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है, जो मीनिंग इसका सीखना है। उसके बाद पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, उसके बाद इसका मीनिंग भी एक है मतलब तरकीब करना, मनसूबाबंदी करना। सी वॉच लुक, दोनों के मीनिंग तीनों अल्फाज के मीनिंग देखना है। हेयर लिसन, दोनों के मीनिंग सुनना है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। कंप्लेंड, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है आपको बताता हूँ। कीप का मतलब है आप फिज़िकली या नॉन फिज़िकली चीज़ की बात करते हैं, मतलब रखना। मतलब मैं अगर ये कहता हूँ कीप दिस पेंसिल ऑन द टेबल, या इस तरह भी मैं कह सकता हूँ पुट दिस पेंसिल ऑन द टेबल, मतलब ये कीप और पुट हम दोनों इसमें इस्तेमाल करते हैं। पुट को हम फिज़िकली कह रहे होते हैं, मतलब मैं अगर ये कहता हूँ कि पुट दिस पेंसिल ऑन द टेबल, मतलब हम उसको फिज़िकली इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब फिज़िकली चीज़ को जब हम किसी जगह पे रख रहे होते हैं उसको हम पुट इस्तेमाल करते हैं। कीप भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब फिज़िकली। कीप और पुट दोनों फिज़िकली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप ये पुट जो है ना नॉन फिज़िकल चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये जो कीप लफ्ज़ है ये फिज़िकली भी इस्तेमाल होता है, नॉन फिज़िकली भी इस्तेमाल होता है। मतलब मैं ये कहता हूँ कीप दिस पेंसिल ऑन द टेबल, अगर मैं इस तरह कहूँ कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन पुट को हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है कि कीप को हम फिज़िकली और नॉन फिज़िकली दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुट को हम सिर्फ फिज़िकली तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका थोड़ा सा ये फ़र्क है। उसके बाद अगला लफ्ज़ मैंने लिखा है वॉइस, जिसका मतलब आवाज़ है। अब आवाज़, अब इंसानी जो लिविंग बीइंग हैं, जो जानदार हैं, इंसान हैं, इनके मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे हम वॉइस कहते हैं। वो जानदार भी हो सकता है, जानदार मतलब इंसान, कोई जानवर वगैरह, कुत्ते, ये कोई भी मतलब जानदार लिविंग बीइंग में बात कर रहा हूँ। तो साउंड, लाउड स्पीकर से जो आवाज़ निकलती है, मतलब मेरे मोबाइल से जो आवाज़ निकली वो साउंड है, मतलब टीवी के स्पीकर से जो आवाज़ निकलती है उसको हम साउंड कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ द साउंड ऑफ दिस मोबाइल इज़ इरिटेटिंग, तो मतलब हम इसके लिए साउंड लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो लाउड स्पीकर से आवाज़ निकलती है। मेरे मुँह से जो आवाज़ निकलती है वॉइस इसे हम कहेंगे। तो उसके बाद अगला लफ्ज़ है लर्नड। तो ये इसको देखें तफसील के साथ, तो ये इस तरह है कि हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि ये जो लर्नड है ये मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है लर्न, उसके बाद दूसरी लर्नड है, और उसके बाद ये इस तरह इस्तेमाल होगी लर्न, ये उसकी सेकंड फार्म है, लर्न उसकी पहली फार्म है, लर्नड और वो भी तीसरी उसकी मतलब फार्म है। ये लर्नड भी दूसरी तीसरी फार्म है, इसको मतलब लर्नड भी होती है, लर्नड भी होती है दूसरी फार्म। इसी तरह लर्नड तीसरी फार्म है, या लर्नड, मतलब जो सेकंड और थर्ड फार्म है वो दो तरीके से हैं। एक लर्नड या हम कहें, या लर्नड, मतलब टी की आवाज़ निकालें या ई डी की आवाज़ हम आखिर में निकालें तो वो उसकी दूसरी और तीसरी फार्म है। लेकिन लर्नड हम मतलब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, मतलब या टेंसेज में हम इस्तेमाल करते हैं, या परफेक्ट टेंसेज में थर्ड फार्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि ही हैज़ लर्नड दिस लेसन, लेकिन एक लफ्ज़ हम लर्नड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब एज ए एडजेक्टिव जब हम इस्तेमाल करते हैं इसे हम लर्नड, मतलब जिसका ये है कि स्कॉलर, एजुकेटेड, ही इज़ अ लर्नड पर्सन, मतलब ही इज़ अ एजुकेटेड पर्सन। तो इस तरह इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। लर्नड ये उसकी दूसरी फार्म है, तीसरी फार्म भी लर्नड भी हम कह सकते हैं, लर्नड भी कह सकते हैं। इसी तरह पॉलिसी और स्ट्रेटजी की बात करें, पॉलिसी का मतलब ऑन द पेपर जो चीज़ हम लिखते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो पॉलिसी होती है। मतलब आप अगर हम एग्जांपल लें क्रिकेट मैच की, तो मैच से पहले पॉलिसी बनाई जाती है कि फ़लाँ प्लेयर इस तरह बैटिंग करना चाहिए, उसका नंबर जो होगा वो इस तरह होगा, या इस तरह बॉलिंग कराई जाएगी, मतलब उनकी थोड़ी सी ऑन द पेपर कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। लेकिन इन द ग्राउंड जब वो
कप्तान जाता है तो मैच की जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है, तो वो उन्हीं फैसलों पर नहीं अमल कर रहा होता जो उसने पहले से लिखा होता है ऑन द पेपर, जो लिखा होता है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो वो अपने फैसले चेंज कर रहा होता है। मतलब वो स्ट्रेटजी है, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो कोई चीज़ उसमें तब्दीली लाना, मतलब उसमें कोई उसमें उतार चढ़ाव लाना, तो उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। इसीलिए मैच में स्ट्रेटजिक टाइम दिया जाता है, मतलब उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप प्लानिंग करें। जो पहले प्लानिंग की जाती है बिफोर एनीथिंग, बिफोर एनी इवेंट, बिफोर हैपनिंग एनीथिंग, उससे पहले जो ऑन द पेपर हम लिखते हैं वो पॉलिसी होती है। और ड्यूरिंग द सिचुएशन, जो मतलब किसी चीज़ के दौरान हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसमें तब्दीली कर दो, वो स्ट्रेटजी है। ये थोड़ा सा उनमें फ़र्क है स्ट्रेटजी और पॉलिसी में। सी, वॉच, लुक, तीनों का मीनिंग एक ही है, देखना। सी मतलब हमारी आँखें, हम मतलब देखते हैं, मतलब इंटेंशनली, मतलब ना चाह के भी हम देख रहे होते हैं। मतलब मैं अगर ये कहता हूँ आई सा हिम देयर, मतलब क्योंकि मेरी वहाँ आँखें हैं, मैंने उसको देखा, मतलब वो मुझे नज़र आया तो मैंने देखा उसे। आई सा हिम, आई सा माई फ्रेंड देयर, इस तरह अगर मैं कहूँ तो मतलब मैं ना चाहते हुए, क्योंकि वो मुझे नज़र आया, मैंने उसे देखा क्योंकि हमारी आँखें हैं। तो इसी तरह वॉच हम मूवीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो उसमें करैक्टर चल रहे होते हैं, तो उस जब हम मूवी की बात कर रहे होते हैं ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले जो चीज़ हो रही होती है उसको जब हम देखते हैं तो वॉच इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह लुक है, लुक जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ध्यान देने का कह रहे होते हैं। अगर मैं कहता हूँ लुक एट द वाइट बोर्ड, लुक एट दिस पेन, तो इस तरह मतलब हम कह रहे होते हैं कि ख़ास चीज़, किसी ख़ास पॉइंट की तरफ तवज्जो देने की बात कर रहे होते हैं। इसी तरह हेयर है, लिसन, हेयर क्योंकि हमारे कान हैं, हमें वो चीज़ कोई भी मतलब आवाज़ पैदा हो तो वो हमें सुनाई देती है। लिविंग बीइंग मतलब जो हैं वो, उनको जो चीज़ सुनाई देती है उसे हम हेयर कहते हैं। लिसन इंटेंशनली, मतलब इरादतन, मतलब इरादे के तौर पे आप चाहते हुए कोई चीज़ सुन रहे होते हैं, यानी कि मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, या आप गाने सुन रहे हैं, मतलब ये अपनी तरफ से नहीं हुआ, आप चाहते हैं, इस तरह चाहते हैं कि आप सुने, तो ये इंटेंशनली जब आप इस तरह कर रहे होते हैं तो वो उसे लिसन कहते हैं। मतलब ये ऐसे, मतलब हमारे कान है, कोई चीज़ अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से मेरी पेंसिल गिरती है, मैं इसकी आवाज़ सुनूंगा क्योंकि मेरे कान हैं, ना चाहते हुए भी मैं इसकी आवाज़ सुनूंगा, तो ये हेयर है। और इसी तरह लिसन मतलब चाहते हुए, इंटेंशनली, इसे हम कहते हैं कंप्लेंट। कंप्लेंड ये वर्ब है, इसे हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहता हूँ ही कंप्लेंड अगेंस्ट मी, उसने मेरे ख़िलाफ़ शिकायत की, या इस तरह अगर मैं कहूँ कि ही फाइल्ड ए कंप्लेंट, यहाँ पे कंप्लेंट टी की आवाज़ यहाँ निकल रही है, वो तो नाउन है। ही फाइल्ड या ही लॉज्ड ए कंप्लेंट, तो मतलब यहाँ पे ये जो कंप्लेंट है बतौर नाउन इस्तेमाल कर रहा है, नाउन इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे कंप्लेंट ये वर्ब के तौर पे हम एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये इनमें थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क जो मैंने आपको बताया है। तो इस फ़र्क को जो मैंने आपको बताया इसको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश लैंग्वेज में आप जब भी सेंटेंसेस बनाएं, जब भी मतलब इस्तेमाल करें इंग्लिश लैंग्वेज को, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप इन अल्फाज को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द एंड I would request you, if you got a little bit benefit from this video, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.